दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर बहुत लंबे अरसे के बाद यूकेपीडिया में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत का कारण है जैसा स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, राज्य में भाषा एवं साहित्य को लेकर के थोड़ा चर्चा करना है। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उत्तराखंड में जो अभी प्रवक्ता की परीक्षा होनी है, प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो होनी है, उसमें उत्तराखंड लोक साहित्य और भाषा से संबंधित सवाल जो आने हैं उसमें, उसको लेकर के, हालांकि उसमें संस्कृति का पोर्शन भी ऐड है, पर आज मैं आप लोगों के बीच केवल राज्य की जो भाषा और साहित्य है उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद तो आएगा ही, साथ ही आप लोगों के एग्ज़ाम में ये काम आने वा योग्य होगा। दूसरी बात ये कि इस बीच बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के बीच तो था नहीं। बहुत सारे रिजल्ट आए, जिनके रिजल्ट आए हैं उनको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और क्योंकि परीक्षाएं हैं, कल भी एक परीक्षा है और उसके बाद लगातार परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उन परीक्षाओं के लिए भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। शुरुआत करें। देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी बननी है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इस उसमें हम बात करें उत्तराखंड राज्य में भाषा एवं साहित्य को लेकर के, तो देखिए क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है उसको लेकर के बात कर लूँ मैं थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में पहाड़ी भाषा कहाँ पर आती है, पहाड़ी भाषा में कौन कौन सी भाषा है, यानी कि इसके प्रथम भाग कौन सा है, द्वितीय भाग कौन सा है। देखिए, पहला सेक्शन हिंदी भाषा में पहाड़ी भाषा, उसके बाद पहाड़ी भाषा का जो प्रथम भाग है कुमाऊनी भाषा, उसका साहित्य और कुमाऊनी भाषा की जो बोलियां हैं उन बोलियों के उनके अंग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पहाड़ी भाषा की द्वितीय भाग गढ़वाली भाषा और उसका जो उसके हिस्से हैं, जो उसके अंग हैं, उनको पढ़ेंगे। तीसरा, यहीं पे मैं एक और चीज़ इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, चौथा इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, जो हमारे यहाँ जनजातीय भाषा है उसे भी मैं यहाँ पर डालूँगा। साथ में राज्य में संस्कृत साहित्य और उत्तराखंड का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज कोशिश करते हैं पहली वीडियो में अगर हम लोग केवल कुमाऊनी साहित्य और कुमाऊनी भाषा भी तक भी अगर ख़त्म करते हैं, तो कल हम गढ़वाली भाषा साहित्य ख़त्म करेंगे और करीब 3 वीडियो इसमें ओवरऑल बनेगी। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है या सबसे पहले जो बिंदु हमने लिया है वो है हिंदी भाषा में पहाड़ी भाषा कहाँ पर आती है। देखिए, हिंदी भाषा में पहाड़ी भाषा कहाँ पर आती है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि हिंदी भाषा की जो है 5 उपभाषाएं हैं। देखिए, 5 उपभाषाएं हैं। सबसे पहले आप लोग, मैं इसे जो जिनका हिंदी विषय है उनके लिए तो सरल रहेगा ही, उन लोगों के लिए जो सामान्य अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं या अन्य सब विषयों पे भी चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सवाल सामान्य सवालों में ही शामिल है। हिंदी भाषा की बात करें तो देखिए, इसकी 5 उपभाषाएँ और इसके अंतर्गत 18 बोलियाँ आती हैं। अब देखिए, हम हमेशा भाषा को थोड़ा सा बड़े स्तर पर लेते हैं तो वो बोली बन जाती है, और फिर इस तरीके से कई सारी बोलियों का समावेश, और अगर हम छोटे स्तर पर ले जाते हैं तो वही बोली भाषा बन जाती है, और फिर उसके भी अंग होते हैं, फिर उनकी बोलियों के भी अंग होते हैं। तो भाषा का स्वरूप इसलिए अलग अलग देखने को मिलेगा, पर हम क्या बोलते हैं, एक मानक या स्टैंडर्ड हम लोग जो मानक मान के चलेंगे उसके हिसाब से हम बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, जिसके अंतर्गत जो है 18 बोलियों को शामिल किया गया है। अब देखिए, कौन कौन सी हिंदी की उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं, देख लीजिए आपके सामने। सबसे पहले हिंदी की उपभाषा, देखिए 5 उपभाषाओं की बात हम लोग यहाँ पर जिनकी कर रहे हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं। उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, ये जनरल सामान्य अध्ययन का सवाल भी है, तो आप लोग देख लीजिए। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी व बुंदेली। फिर आपका आता है राजस्थानी हिंदी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी शामिल है। बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल है। और उसके बाद आपकी आती है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। अब देखिए, मैंने जौनसारी शब्द इसमें इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो हिमाचली भाषा इसमें आ जाती है, हिमाचली के अंतर्गत ही आपका जौनसारी शामिल हो जाएगी। तो 3 स्वरूपों में आप लोग इसे देखेंगे। हम लोग जो उत्तराखंड के लिहाज से अब बात करें तो महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग देख लीजिए कुमाऊनी और गढ़वाली, क्योंकि जौनसारी जो बोली आ जाएगी वो हम शामिल करेंगे किसके अंतर्गत, उसे हम शामिल करेंगे जनजातीय बोलियों के अंतर्गत या जनजातीय भाषाओं के अंतर्गत। अब बात करें देखिए पहाड़ी हिंदी की, तो सबसे पहले देखिए आपको स्क्रीन में अगर आप देख पा रहे हैं तो पहाड़ी हिंदी को जॉर्ज गियर्सन ने जो है 3 भागों में बांटा है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले
सबसे पहले इसमें आता है पूर्वी पहाड़ी, फिर आपका आता है मध्य पहाड़ी, फिर आपका आता है पश्चिमी पहाड़ी। अब देखिए, पहले आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी के बाद आपने पहाड़ी हिंदी ली। पहाड़ी हिंदी को भी जॉर्ज गैरसन ने जो है 3 भागों में बांटा है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। सबसे पहले पूर्वी पहाड़ी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से नेपाली या गोरखाली भाषा आती है। नेपाल की राजभाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका अध्ययन हमने नहीं करना है। अब आप लोग कारण समझ लीजिए, क्योंकि ये नेपाल की तरफ चले गई तो इसका हमसे कोई मतलब नहीं रह गया। अब मध्य पहाड़ी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 भाषाएं या 2 बोलियां शामिल की जाती है, कुमाऊनी गढ़वाली, जिससे ही आप लोगों ने शुरुआत करनी है, जो ही आप लोगों ने पढ़ना है। और पश्चिमी पहाड़ी, इसमें जौनसारी या हिमाचली भाषा को शामिल किया गया है। अब हम बात करें, देखिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट इसमें से कौन सा होने वाला है, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा, तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को ही एक बार हम लोग फोकस करते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडिंग है मध्य पहाड़ी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियाँ शामिल हैं। और सबसे पहले हम आते हैं कुमाऊनी भाषा पे। देखिए, जहाँ हम लोग ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इसे हम लोग पूर्ण विस्तार के साथ पूरा का पूरा देखेंगे, कहाँ से रेफरेंसेस के साथ हम लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कुमाऊनी भाषा। ये सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा मानी जाती है। कई सारे विद्वान इसे खस भाषा से प्रभावित मानते हैं। अब हम बात करें इसके ऐतिहासिक संदर्भों की, तो सबसे पहले कुमाऊनी भाषा का जो नमूना या जो उदाहरण हमें मिलता है वो मिलता है 989 ईस्वी के सुई चंपावत से प्राप्त हुए एक ताम्रपत्र से। अब इस ताम्रपत्र की बात करें तो देखिए, नीचे मैंने इस ताम्रपत्र की फ़ोटो और जो है इसे शामिल किया है। मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन छोटी कर दूं जिससे कि आप लोगों को ये पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत हो। देख लीजिए, ये वो ताम्रपत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 3 जून 989 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है, जिसमें लिखा हुआ है, नीचे मैंने देखिए इसका पाठ तैयार किया हुआ है। श्री महाराजा अभय चंद विजय राजे अभय भाग स्वस्ति श्री साके 911 मासे ज्येष्ठ वदी 30 सोमे श्री महाराजा थोहरत अभय चंद ले गढ़सारी ग्राम को जुला। ये जुकारिया परिवार के पास ताम्रपत्र है। ये कुमाऊनी भाषा में या चंदों का जो अब तक का ताम्रपत्र है वो सबसे हल्का ताम्रपत्र है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने 2-3 विशेषताएं भी इंक्लूड करी है। देखिए, इसमें महाराज शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पता लगता है कि देखिए अभी भी ये जो है महाराजा धीराज नहीं बने हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये किसी न किसी के अधीन थे। दूसरा, सबसे हल्का ताम्रपत्र, और इसमें अमांत मास पद्धति की कालगणना है। ये अब हमारा कालगणना वाला मुद्दा नहीं है, इतिहास का मुद्दा फिलहाल नहीं है। तो इस आधार पर देखें तो ये पहला कुमाऊनी भाषा का जहाँ हमें लिखित नमूना मिलता है, लिखित उदाहरण मिलता है, ये सबसे पहला उदाहरण है आपका 3 जून 989 ईस्वी का जो है ये ताम्रपत्र आपका जो चंपावत से मिलता है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं तो ये आप लोग एक बार देखना शुरू करें। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना आप लोग देख रहे हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना आप लोगों के बीच ये प्रस्तुत हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको एक बार फिर देखते हैं, चूँकि स्क्रीन छोटी हुई है तो कोशिश करें स्क्रीन को और हम लोग और सिमिलर कर दें, थोड़ा सा और बारीक कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक कुमाऊनी को अभिलेखी भाषा के रूप में जो है जाना जाता था। 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो काल है, देखिए कहने का आशा ये है कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक 1000 से 1400 ईस्वी तक का जो काल था, ये कुमाऊनी भाषा के लिए अभिलेखी भाषा के रूप में, जो या ये कह लीजिए कि ये लोक भाषा नहीं बनी थी, बल्कि अभिलेखों में दर्ज की जाने वाली जो भाषा होती है उसके रूप में जो है इसे पहचाना गया। और फिर 1400 से 1900 तक का जो काल था उसे कुमाऊनी भाषा के विकास का मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल के रूप में इसे स्थान मिलता है। और उसके बाद 1728 ईस्वी के में जो है अगर हम कुमाऊनी भाषा का लिखित या साहित्यिक दृष्टि से हम लोग प्रयोग देखें तो 1728 ईस्वी में जो है रामभद्र त्रिपाठी द्वारा कुमाऊनी में चाणक्य नीति का अनुवाद किया गया है, गद्य अनुवाद किया गया है, जो साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। 2 चीज़ें क्लियर हैं, देख लीजिए। ऊपर हमने बोला कि सबसे पहला जो हमें अभिलेख मिलता है या सबसे पहला कुमाऊनी भाषा का जो नमूना मिलता है 989 ईस्वी का मिलता है, और कुमाऊनी भाषा की जो साहित्यिक दृष्टि से पहली रचना मानी जाती है वो रचना मानी जाती है रामभद्र त्रिपाठी का द्वारा चाणक्य नीति का जो गद्य अनुवाद किया गया है कुमाऊनी भाषा में वो। अब देखिए वापस नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर हम लोग चर्चा इसकी कर चुके हैं।
अब देखिए लिखित साहित्य के इतिहास की बात करें तो लिखित साहित्य के इतिहास में थोड़ा सा इस बात को और स्पष्ट कर दें, स्क्रीन को फिर से बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बरोबर पढ़ने में आए। लिखित साहित्य की बात करें तो देख लीजिए कालक्रम के अनुसार जो है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक काल, ये साहित्य के विकास की बात हो रही है। लिखित साहित्य का जो विकास हुआ है कुमाऊनी भाषा का, उसके आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक काल की बात करें तो प्रारंभिक काल को आप लोग देख लीजिए 1800 से 1900 ईस्वी तक का जो दौर है, फिर मध्यकाल 1900 से 1950 और आधुनिक काल 1950 के बाद का दौर है। पर सबसे पहले देखिए प्रारंभिक काल 1800 से 1900 के दौर का जो समय है, ये क्योंकि ये दौर जो है गोरखा कालीन है। आप लोगों को याद होगा 1791 में जो है कुमाऊँ में गोरखा आधिपत्य हो गया था, तब से जा कर के जो है इसका विकास का दौर शुरू हुआ। देखिए क्योंकि गोरखा राज में जो है जो राजनीतिक उठापटक कुमाऊनी क्षेत्र में या कुमाऊँ क्षेत्र में बनी, या ये कह लीजिए कि सामाजिक जो दबाव बना, तो जहाँ पर सामाजिक दबाव बनता है या राजनीतिक दबाव बनता है वहाँ लोग अपोज करना शुरू करते हैं चीज़ों का। जहाँ पर विरोध शुरू होता है, विरोध का कई सारे तरीक़ों से विरोध किया जा सकता है या किया जाता है। पर यहाँ पर क्या है, एक विरोध का सटीक अगर हम रास्ता देखें तो विरोध का रास्ता निकल करके आया कविताओं के रूप में या काव्य के रूप में या साहित्य के रूप में। जो है यहाँ पर विरोध देखने को मिलेगा। लोगों की रचनाओं में जो है ये विरोध दर्ज होने लगा। और इसमें सबसे पहला जो क्या बोलते हैं रचनाकार उभर करके आया कुमाऊनी भाषा में, वो थे कौन? गुमानी पंत। गुमानी पंत जो है चूँकि इस काल के प्रमुख कवि माने, या प्रारंभिक काल कुमाऊनी भाषा के प्रारंभिक विकास के प्रारंभिक काल का जो है प्रमुख कवि माना जाता है, तो इसीलिए जो ये प्रारंभिक काल है इसे गुमानी काल भी कहा जाता है। और क्योंकि गुमानी की कुल 18 रचनाएं हैं। देखिए अधिकांश, हालांकि इसमें जो है 18 रचनाएं हमें अब तक प्राप्त हुई है, अधिकांश जो है ये गुमानी की रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। फिर भी कुछ रचनाएं इनकी जो है कुमाऊनी भाषा में। अब आप लोगों को थोड़ा सा गुमानी के बारे में और जब बात करें तो खड़ी बोली के साथ साथ नेपाली के भी ये पहले, नेपाली भाषा के भी पहले कवि और कुमाऊनी भाषा के भी पहले कवि के तौर पर इनको दर्जा प्राप्त है। इनका थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय यहाँ पर दिख रहा होगा। मूल नाम इनका लोकरत्न पंत था। इनका जन्म उपराड़ा गांव पिथौरागढ़ में गंगोली हाट के पास हुआ था 1790 में। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव तथा टिहरी के राजा सुदर्शन शाह से के राज्याश्रित थे। अब हम बात करें, देखिए गुमानी पंत भी इन्हीं के नाम से, जो चंद वंश की, अगर आप लोग चंद वंश का इसी चैनल में पहले वीडियो देख चुके होंगे या विकिपीडिया पुस्तक पढ़ी है तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि चंदों का जो काशीपुर शाखा थी उसमें एक राजा हुए थे गुमान सिंह, जिनके दरबार में गुमानी पंत या लोकरत्न पंत जो है रचनाएं, या ये कह लीजिए कि उनके राज्य आश्रय में रचनाएं लिखते थे, तो उनके नाम पर जो है गुमानी पंत इनका नाम पड़ा था। और क्योंकि ये टिहरी के राज दरबार में, इवन गोरखा काल में भी इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीनों ही ये कह लीजिए कि राज्यों में जो है इनका वो था, योगदान रहा है, गढ़वाल, कुमाऊँ और नेपाल में। खैर बात वापस आते हैं, हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि गुमानी को जो है कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं में देख लीजिए राम नाम, पंचचाशिका, राम महिमा, वर्णन, गंगा शतक, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टक, राम सहस्त्र गण दंडक, चित्र पद्यावली, राम महिमन, रामाष्टक इत्यादि हैं। कुल 18 रचनाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। और कुमाऊनी भाषा के साथ साथ मैंने बोला नेपाली भाषा का भी इनको आदि कवि माना जाता है। इसके अलावा खड़ी बोली के शुरुआती रचनाकारों में से भी इनका नाम गिना जाता है। अब देखिए दूसरे रचनाकार हुए आपके कृष्णा पांडे। पहले तो गुमानी पंत हो गए, फिर कृष्णा पांडे आए। 1800 से 1850 तक कृष्णा पांडे का समय काल रहा है। और 1800 में पाटिया ग्राम अल्मोड़ा में जो है इनका जन्म हुआ। गुमानी पंत के समकालीन थे। इनकी रचनाएं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको देख लीजिए। कृष्णा पांडे को कलयुग, ये कुमाऊनी भाषा में है। कृष्णा पांडे को कलयुग, यानी कि इन्होंने अपने रूप में अपने कलयुग को अपने ही शब्दों में वर्णित किया है। इसका जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। इसका नाम है एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर। इसके अलावा देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं, जो कालजयी रचनाओं के बारे में, जो या कालजयी रचना जिनकी इनकी बोली जाएगी, वो है आपकी कौन सी? मुल्क कुमाऊँ और कलयुग वर्णन। मुल्क कुमाऊँ तो इनकी बहुत फेमस रचना है, देख लीजिए। और याद रखिए ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाद में जिन्होंने कुमाऊनी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने का जिन्हें श्रेय जाता है, गंगादत्त उप्रेती को,
उन्होंने जो है कृष्णा पांडे की रचनाओं का जो है संकलन किया था। फिर देखिए आगे कुछ और नाम आ रहे हैं, जैसे आप लोग देख लें डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, नयन सुख पांडे, गौरी दत्त पांडे आदि जो है इस काल के प्रमुख कवि हैं। इसी काल में दुर्गा पाठसार का कुमाऊनी अनुवाद चिंतामणि जोशी ने 1897 में किया। 10 कुमार चरित का हिंदी अनुवाद और कुमाऊनी अनुवाद 1892 में ज्वालादत्त जोशी ने किया। मेघदूतम का कुमाऊनी अनुवाद जो है लीलाधर जोशी ने 1894 में इसी काल में किया है। तो यहाँ कुमाऊनी भाषा जो है एक तरीके से साहित्यिक रूप से समृद्ध होने का दौर जो है प्रारंभिक काल में शुरू हो गया था। और ये भी देख लीजिए, ज़रूरी है ये भी जानना कि कुमाऊनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जिन्होंने किया था वो थे कौन? गंगादत्त उप्रेती। ये भी आप लोगों को याद रखिएगा, ये भी याद रखना है। इन्होंने जो है द बुक ऑफ ईस्टर का भी कुमाऊनी अनुवाद किया है। किसने? गंगादत्त उप्रेती ने द बुक ऑफ ईस्टर का कुमाऊनी अनुवाद भी इन्होंने ही किया है। उसके बाद देखिए कुमाऊनी भाषा का मध्यकाल आ रहा है 1900 से 1950। इस काल की रचनाएं हैं प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता आंदोलन। क्यों बेसिक चीज़ देखिए, लोक साहित्य होता क्या है? बेसिकली लोक साहित्य की जहाँ पर हम बात करें हैं तो लोक का साहित्य जिस समय समाज में जो परिस्थितियाँ होंगी उसी तरीके की रचनाएँ हैं। अब आप लोग शुरुआती दौर देखिए, गुमानी पंथ का गोरखाकालीन था। अब ये गोरखाकालीन दौर से शुरुआत हुई थी तो वहीं से जो है उन्हीं चीज़ों से उभर करके आया, फिर धीरे धीरे प्रकृति की तरफ चले गया या अन्य चीज़ों की तरफ वो ढलना शुरू हो गया। बट आप यहाँ देखिए, चूँकि 1900 से 1950 के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा सक्रिय था, तो राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय होने के कारण इस समय की जो रचनाएं अधिकतर होंगी वो भी स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्र प्रेम से संबंधित होंगी। और इस काल में देखिए कौन कौन से कुमाऊनी भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं या रचनाकार रहे हैं। सबसे पहला नाम इसमें आया है शिवदत्त सती। रानीखेत के फलदा खेत निवासी शिवदत्त सती का जन्म 1848 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएँ गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, भाबर का गीत, रुक्मणी विवाह, घसियारी नाटक, नेपाली भाषा के गीत, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए दीवान सिंह, अगर आप लोग स्क्रीन पे पूरा देख पा रहे हैं तो अगला नाम आपका आता है दीवान सिंह। दीवान सिंह, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, तब शायद स्क्रीन न दिख पा रही हो आप लोगों को। हैं, अब ठीक दिखेगा। दीवान सिंह देखिए पल्ला नया अल्मोड़ा में जन्मे। इनकी रचना दीवानी विनोद मृत्यु के बाद, जो इनके मृत्यु के बाद प्रकाश में आई, ये भी कुमाऊनी भाषा की ही रचना है, इसलिए ये प्रसिद्धि पा गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए गौरी दत्त पांडे गौरदा, ये नाम तो नया तो कम से कम आप लोगों के लिए नहीं होगा। 1872 देहरादून में जन्मे, मूल रूप से पाटिया अल्मोड़ा के निवासी थे। इनकी कविताओं का संग्रह जो है गौरी गुटका नाम से प्रकाशित बाद में हुआ। नेक्स्ट नाम है शिरोमणि पाठक, शीतला खेत अल्मोड़ा के निवासी। भगत जी नाम से ये जो है कविताएं लिखते थे। श्री राम सहस्त्रावली नाम से 1934 में कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर आता है दातुले धार नामक शीर्षक से इनकी रचना प्रसिद्ध हुई थी। श्यामाचरण पंत, ये भगनोल और जोड़ शैली में रचना करने के लिए जाने जाते हैं। भगनोल और जोड़ शैली जानते हैं आप लोग। भगनोल स्थानीय जो बोली की या स्थानीय जो मेले इत्यादि में जो गीत गाए जाते हैं उस पर बेस्ड ये जो है वो पूरी रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला नाम आता है रामदत्त पंत कविराज। 1902 रानीखेत अल्मोड़ा में जन्मे। 1916 से शक्ति में कविताएं प्रकाशित होनी शुरू हुई। ये विविध भाषाओं में व्यंग्य हेतु जाने जाते हैं। गीतमाला, गांधी गीत, गीतवाद, क्विड कैण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हिमालय नामक कविता भी निकाली थी। और चेली का विनय इनका प्रसिद्ध जो है नारी वेदना पर लिखी हुई प्रसिद्ध कविता है, जिसी के बदौलत इतने ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट है देखिए तारादत्त पांडे, जयंती देवी पंत। ये सारे नाम हैं देख लीजिए जो इस काल में आते हैं। तारादत्त पांडे, जयंती देवी पंत, चंद्रलाल चौधरी, चिंतामणि पालीवाल, बच्चीराम आर्य, हीरा बल्लभ शर्मा, पीताम्बर पांडे, नारायण राम आर्य, गोविंद शर्मा, नरसिंह बिष्ट, राम कुंवर रौतेला या गुसाई शब्द जहाँ पर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए ये राजवंशों से रिलेटेड है। कुलानंद भारती, दामोदर उपाध्याय इत्यादि इस काल के प्रमुख जो है रचनाकार हुए हैं। फिर कुमाऊनी भाषा का जो आधुनिक काल आता है, देखिए आधुनिक काल को भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं इसमें। आधुनिक काल में 1950 से लेकर 1900 वर्तमान तक जो है ये आधुनिक काल माना जाता है, क्योंकि आज़ादी से पूर्व की परिस्थितियाँ अलग थी और आज़ादी के बाद की कविताओं की प्रकृति बदली है। और बदलाव भी ये आया कि जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो उस पूरे का पूरा स्वरूप, कविताओं का स्वरूप बदल गया। अब देख लीजिए पूरा का थोड़ा सा।
इन इस काल के जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं उनमें देख लीजिए, सबसे पहला नाम है चारूचंद पांडे, 1923 में जन्मे। 1986 में अंगवाल नामक पुस्तक जो एक कविता संग्रह थी वो निकाली। इसके अलावा इनकी पुस्तकें कौन सी हैं, देखिए, कुमौनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन चारूचंद पांडे के द्वारा लिखा गया, छोड़ो गुलामी खिताब और तारदाक हयाम इनकी प्रमुख रचनाओं में से। ये 3-4 रचनाएं याद रखिएगा, अंगवाल, कुमौनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी खिताब और तारदाक हयाम। नेक्स्ट नाम देखिए, शेर सिंह मेहता मूल रूप से कपड़ा खान अल्मोड़ा में जन्मे। 60 के दशक में इन्होंने लिखना शुरू किया। हिंदी में कविता संग्रह तड़पन का और फिर उपन्यास क्रांति, महाभारत कथा इत्यादि जो है इनके प्रसिद्ध हुए। ग्वलजू जागर, कुमौनी समग्र अध्ययन, कुमौनी साहित्य आखर इनकी जो है प्रमुख अन्य रचनाओं में है। नेक्स्ट नाम देख लीजिए, बड़ा नाम है बृजेंद्र लाल शाह। इन्हें तो आप लोग जानते हैं, रचनाकार एवं रंगकर्मी, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1928 नंदा देवी मोहल्ला अल्मोड़ा में हुआ। 2004 में इनका निधन हुआ। अष्टावक्र, गंगानाथ, सैलसुता, उत्तरायणी, कौतिक एगो, ओ बड़बाजू, निसुआस, मेरी करणी मैं तेरी इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये तो विभिन्न जगहों पे विभिन्न अन्य कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। खैर, नेक्स्ट है, देख लीजिए, अगला नाम आता है नंद कुमार उप्रेती जी का। नंद कुमार उप्रेती जी 1930 काफलगैर पिथौरागढ़ में जन्मे। उप्रेती जी की कालजयी रचना जो है राम ठाकुर की जीवनी। उसके अलावा भूली निजान अपना देश, 3 कांड और टैगोर पर आधारित कविता है नगर वासव दत्ता, विशेष प्रचलित में रहे। इसी के बीच देखिए एक और रचनाकार जिनको इंक्लूड किया गया है, पद्मश्री रजमेश चंद्र शाह। हालांकि ये कुमौनी भाषा में कम, हिंदी भाषा में जाने जाते हैं। 1937 जोहरी मोहल्ला अल्मोड़ा में जन्मे थे, हिंदी साहित्यकार। इन्हें पद्मश्री और व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कुमौनी भाषा में उकाव उलार नामक कविता संग्रह लिखी है। बहुत अच्छी कविताएं हैं मेरे पास, क्योंकि ये उपलब्ध हैं। जिनको अगर ऐसी आप विशेष कविताओं से लगा हो तो संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किशन सिंह बिष्ट कत्यूरी, सैलीहाट, बैजनाथ, बागेश्वर में जन्मे। 1970 दिल्ली में कत्यूर कल्याण समिति का गठन इन्होंने किया। हिंदी रचनाओं में इनका कविता संग्रह पंत विथिका है। 2005 में पन्यार नामक कविता संग्रह इन्होंने निकाला था, जो कि कुमौनी भाषा में है। नेक्स्ट, ये नाम भी मुझे लगता है अनसुना नहीं है, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़। सिरदा नाम से प्रसिद्ध अनपढ़ का जन्म 1933 में हुआ था। ये कहानी नेफा और लद्दाख की, दीदी बैणी, हंसणे बहार, हमर मैं बाप, मेरी लटी पटी, कुछों के सन भी मैंने लिखे हुए हैं। हालांकि देखिए, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग ये पीडीएफ आराम से ले सकते हैं। ये पीडीएफ मैं ये वाली या फिर जो मैं पुस्तक यूकेपीडिया से मैं, क्योंकि दोनों ही एक ही है, तो मैं वो प्रसारित कर दूंगा। जिनके पास नंबर नहीं उपलब्ध है वो 8791333472 पे मुझे मैसेज करें, और प्रवक्ता हिंदी के लिए जो साहित्य लिख देंगे उसमें और अपना नाम लिख देंगे, मैं पे पीडीएफ उनको उपलब्ध करा दूंगा। हालांकि मेरे से जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आराम से जो है उनको ये ऑलरेडी मिल जाएगी ग्रुप के माध्यम से। देखिए, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जी, मेरी लटी पटी, जाठिक घुंघुर, फचैक, मुर्दाक बयान, चौमासक ब्याव, अनवार, कोगों इत्यादि जो है प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। फिर आती है अगली रचनाकार, देखिए, देवकी मेहरा, 1937 कठोली गांव अल्मोड़ा में जन्मी। हिंदी एवं कुमौनी भाषा में बराबर लिखती हैं। हिंदी में प्रेमांजलि, स्वाति, नव जागृति, सपनों की राधा और अशोक वाटिका में सीता इनकी रचना है। इनकी कुमौनी भाषा में जो निसास नामक कविता संग्रह है वो प्रसिद्धि इन्होंने कुमौनी भाषा में दिलाया था। नेक्स्ट नाम देखिए, गोपाल दत्त भट्ट को आप लोग देखें तो 1940 गढ़तिर ग्राम बेरीनाग पिथौरागढ़ में जन्मे। इनकी कुमौनी रचनाओं में अगिन आखर, फिर आल फागुन, धरतिक पीड़ इत्यादि है। फिर है देखिए मथुरा दत्त मठपाल, 1941 भिकियासैंण के नौला गांव में जन्मे। पूर्णतः कुमौनी को समर्पित रचनाकार। आंग आंग चिचैल हैगो, पे में क्यापक क्याप के भेटुनु, मनखक तस्सई,
फिर प्योली हंसे नाम के 4 कविता संग्रह जो है इनके प्रकाशित हो चुके। मथुरा दत्त मठपाल साहब ने जो है विशेष तौर पर अगर इनकी किताबों को देखें तो इन्होंने कुमाऊनी भाषा को समर्पित बहुत सारी अन्य रचनाएं लिखी हैं। कुमाऊनी भाषा में एक बड़े रेफरेंस के तौर पर आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हीरा सिंह राणा कवि है, गीतकार हैं, गायक हैं। इनका नाम तो अभी बहुत ज़्यादा लाइट में भी रहा, कारण आप लोग जानते हैं दिल्ली की राजनीति में या अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीति में जो है ये बहुत अहम हिस्सा अभी बन गए थे। खैर अभी आप लोग देख लीजिए, कवि, गीतकार, गायक श्री राणा का जन्म 10 सितंबर 1942 मनीला अल्मोड़ा में हुआ था। फ्योली और बुरौस मानिने डैनी मनखो पढ़ो में इनकी 3 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। श्री राणा वर्तमान में मैंने यहाँ शब्द लिखा है क्योंकि मैंने ये उस समय लिखा था जब ये जीवित थे, अब इनका निधन हो चुका है। ये दिल्ली में जो कुमाऊनी गढ़वाली जो अंसारी भाषा संस्थान बना था उसके सबसे पहले प्रमुख बने थे, इसलिए जो है इनका नाम आया। अब इनका निधन हो चुका है, निधन की डेट आप लोग स्वयं देख लेंगे। नेक्स्ट है गिरीश तिवारी गिरदा। 9 सितंबर 1945 को ग्राम जोली हवालबाग में जन्मे। हिंदी व कुमाऊनी में समान रूप से लिखते हैं। इनके द्वारा लिखित जो नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ, अंधा युग, अंधेर नगरी, थैंक यू मिस्टर ग्लॉड, मोहित घाटी तथा भारत दुर्दशा जो है प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देखिए शिखरों के स्वर, रंगडारी, दियोरे अल्बेलियन में इस तरीके के जो संग्रह हैं उनका संपादन भी इन्होंने किया। हिमालय संस्कृति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण देखिए जिनके लिए जाने जाते हैं, झुशिया दमाई पर शोध प्रबंध। झुशिया दमाई बेसिकली देखिए जो दमोह हैं, दमोह शैली के प्रसिद्ध जानकार रहे हैं। मूल रूप से पिथौरागढ़ के बलुआकोट क्षेत्र के झुशिया दमाई भारत नेपाल दोनों ही जगह जो है प्रसिद्ध, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में थे तो प्रसिद्ध रहे हैं और इस पर शोध प्रबंध लिखना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र बोरा 12 अगस्त 1947 सैचोली पिथौरागढ़ में जन्मे। हिंदी और कुमाऊनी भाषाओं में इनकी रचनाएं हैं। हुक्का क्लब अल्मोड़ा द्वारा निकलने वाली पूर्वासी के संपादन में अहम भूमिका है। बाजी कुड़िक, पहरू, गंगानाथ, नारद मोह, सूबेदार जीव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, जुगल किशोर पेटसाली, ये भी नाम आप लोगों ने सुना जरूर होगा। जुगल किशोर पेटसाली का 7 सितंबर 1948 चितई अल्मोड़ा में जन्मे। राजुला मालूशाही, पिंगला भृतहरी, जयबाला गोरिया, बखत उत्तराखंड के लोकवाद्य, कुमाऊनी के संस्कार गीत इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट नाम है बालम सिंह जनोटी। देखिए जनोट गांव में 8 दिसंबर 1949 को जन्मे। जनोट गांव जो है अल्मोड़ा में है। किरमोई, तराण, फचैक, कुमाऊनी शब्दकोश, कुमाऊनी गद्य संकलन इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके अलावा देख लीजिए दामोदर जोशी, एमडी अंडोला, देव सिंह पोखरिया, नवीन बिष्ट, जगदीश जोशी इत्यादि लेखकों ने कुमाऊनी भाषा में विशेष योगदान दिया है। अभी तो बहुत सारे नए नाम और उभर करके आए हैं, मैंने बहुत कम इसमें शामिल किए हैं। जितने शामिल किए मुझे लगता है सफिशिएंट मेरी दृष्टि से हैं। आप लोगों को अन्य अध्ययन करना है तो मैं रेफरेंस के तौर पर पुस्तकें उपलब्ध आप लोगों को करा सकता हूँ। देखिए मैं आज कुमाऊनी भाषा को ख़त्म करने के उद्देश्य से चल रहा हूँ, हालांकि बहुत स्लो चल रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच हूँ। फिर भी कुमाऊनी भाषा की जो विविध बोलियाँ हैं उस पर भी मैं ज़रूर लाइट डालना चाहूँगा। देखिए विविध बोलियों में कौन कौन सी हैं। बोलियों को मानक तौर पर रखा जाए तो जो कुमाऊनी भाषा है, कुमाऊनी भाषा में 5 बोलियाँ कौन कौन सी आती है। देखिए कुमाऊनी, राजी, भोटिया, बुक्सा, थारू प्रचलित हैं। पर कुमाऊनी भाषा क्योंकि क्षेत्रगत आधार पर हम बात करें तो क्षेत्रगत आधार पर कुमाऊनी भाषा को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक आपका आता है पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र और एक आता है पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र। तो पश्चिमी कुमाऊं क्षेत्र और पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो इनको हम लोग देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती है। सबसे पहले पश्चिमी कुमाऊं क्षेत्र की बोली की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ बोलियां आती है जिनमें सबसे पहला नाम है खसपरजिया। खसपरजिया जो है केंद्रीय बोली के तौर पर खसपरजिया को माना जाता है। यह बोली जो है अल्मोड़ा शहर एवं इसके आसपास बोली जाती है। इसे लिखित साहित्य की मानक कुमाऊनी भी कहा जाता है। चंद शासनकाल में जो है ये 12 मंडलों या 12 पट्टियों में बोली जाती थी। इन क्षेत्रों में चंदों द्वारा खास कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसलिए खास वर्ग क्षेत्र की बोली जाती है और बाद में जो है खसपरजिया कही जाती है। खैर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, मैं इसके नामकरण पे अगर फोकस न करूं तो सीधे तौर पर याद रखिएगा खसपरजिया सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये कुमाऊनी की जो लिखित साहित्य है उसकी मानक कुमाऊनी
बोली जाती है, मानक कुमाऊनी बोली के तौर पर इसे दर्जा प्राप्त है। और चंद काल में जो है 12 मंडल जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। अभी भी अल्मोड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, जो खास अल्मोड़ा बोलते हैं, जहाँ खास पट्टियाँ जो बोली जाती है, तो वो 12 मंडल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को जो है अभी भी खसपरजिया बोला जाता है। नेक्स्ट है देखिए चौगरखिया, काली कुमाऊँ परगने के पश्चिमी भाग से लगा जो क्षेत्र चौगरखा है। गरखा मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, ये गरखा जो वर्ड है ये गोरखा काल में एक तरीके से परगने को डिनोट करता है। तो 4 परगनों के जो चौगरखा था, चौगरखा में बोले जाने वाली जो बोली है उसे आप लोग बोलते हैं चौगरखिया। सीमांत क्षेत्र में गरखा शब्द का प्रयोग ये देखिए गरखा शब्द को ज़्यादा मैंने यहाँ खींचा है, जब मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सीधे बोला कि परगना है, परगने को गरखा बोलें तब भी चल जाएगा, कोई विशेष ज़रूरत इसकी नहीं है। नेक्स्ट है गंगोई या गंगोली। गंगोई या गंगोली की बात करें तो देखिए सरयू और रामगंगा के दक्षिणवर्ती भाग गंगोली या गंगावली कहलाता है। इस क्षेत्र में जो गंगोली हाट क्षेत्र है यहाँ बोले जाने वाली बोली को हम बोलते हैं गंगोली या गंगोली। फिर है दनपुरिया, दानपुर क्षेत्र जिसमें बागेश्वर के दानपुर, कत्यूर, कमशार, नाकुरी, रीठागाड़ वाला क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को दनपुरिया बोलते हैं। मुख्य रूप से जो है ये बोली मल्ला दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट आपका आता है पछाई। पछाई रामगंगा के ऊपर नैथाना पर्वत के निचले भूभाग में, या ये कह लीजिए पछाई जो पाली पछाऊ वाला जो क्षेत्र है सीधे तौर पर, पछाई मतलब पश्चिम हो गया ना, तो पश्चिमी क्षेत्र में कुमाऊँ के पश्चिमी भूभाग पर जो बोली बोली जाती है उसे आप लोग पछाऊ बोलते हैं या पछाई बोलते हैं। इसी क्षेत्र में जो है रामगंगा के से लेकर के 12 मंडल या रामगंगा से लेकर के आप लोग कह लीजिए बोरारो जो घाटी है वहाँ तक जो है ये पछाई बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है रौ चौभेसी। रौ चौबेसी या चौभेसी जो भी आप लोग बोलें, नैनीताल जिले के रौ और चौबेसी नामक पट्टियों में बोली जाती है, जिसमें रामगढ़, छखाता, भीमताल, खैरना इत्यादि क्षेत्र आते हैं। यहाँ बोली जाने वाली बोली को रौ चौबेसी बोलते हैं। दूसरा आता है देखिए पूर्वी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? सबसे पहले कुमैया या कुमाई, यह काली कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। काली नदी के तट से लेकर के चंपावत जिले में जो बोली बोली जाती है उसे कुमई या कुमाई बोलते हैं। दूसरी आपकी देख लीजिए सामने है सोरियाली। सोरियाली यानी कि सोर क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ शहर में बोली जाने वाली बोली को सोरियाली बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है सिराली। सिराली मतलब सिरा क्षेत्र, या सिरा क्षेत्र कौन सा है आपका? डीडीहाट पिथौरागढ़। सिरा उसे बोला जाता है, डीडीहाट को पुराना नाम है सिरा। सिरा मुख्य रूप से याद रखिएगा, सिरा का मतलब होता है मीठा भोजन। तो क्योंकि मल्लों के या गोरखों के समय, गोरखा नहीं शब्द यूज करना चाहिए, डोटी के समय यह ये मल्लों के अधीन था, तो मल्लों के लिए ये सिरा के रूप में काम करता था, इसलिए इसे सिरा कहा जाता है। तो डीडीहाट क्षेत्र की जो बोली है वो आपकी आती है सिराली। नेक्स्ट है अस्कोटी। अस्कोटी यानी कि पिथौरागढ़ जनपद के जो सीमांत क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसे आप लोग अस्कोटी कहते हैं। पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र कहने का आशय ये है कि आप अगर इसे देखें तो ये अस्कोट या डीडीहाट से लगा हुआ जो क्षेत्र है, डीडीहाट से लेकर के पूरा काली कुमाऊँ के सीमा तक, नेपाल की सीमा तक जो बोली बोली जाती है उसे अस्कोटी बोला जाता है। ये था आपका कुमाऊनी बोली और कुमाऊनी भाषा के प्रमुख रचनाकार और प्रमुख जो बोलियां हैं उनको लेकर के थोड़ा सा परिचय। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को भागा दौड़ी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत स्लो ये वीडियो मैंने चलाई है, अब आप लोगों का जैसी प्रतिक्रिया रहेगी उस हिसाब से मैं इनकी 3 सीरीज़ मैंने जैसा कहा था आधे आधे घंटे की, उन सीरीज़ को मैं कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।